सोचकर देखिए एक ऐसी भाषा के बारे में जिसे हमारे संविधान में पूरी मान्यता मिली हुई है, जो एक पूरे राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, लेकिन फिर भी अपने ही घर में उसे अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। यही है बोडो भाषा का हैरान कर देने वाला पैराडॉक्स। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऑफिशियल भाषा सड़कों से, आम बोलचाल से धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है। चलिए आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं। देखिए, बोडो की जो कहानी है ना, वो कागज और हकीकत के बीच की एक बहुत गहरी खाई को दिखाती है। एक तरफ कागज पर देखें तो ये संविधान की 22वीं अनुसूची में शामिल है, असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा है और 2020 के शांति समझौते ने तो इसे और भी मजबूती दी। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत में ये दफ्तरों के साइन बोर्ड तक से गायब है, सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल ना के बराबर है और खुद बोडो माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह को समझते हैं, यानी कानून और उसके लागू होने के बीच की वो खाई जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती की वजह से पैदा होती है। साल 2020 की बात है। असम राजभाषा संशोधन अधिनियम ने बोडो को पूरे राज्य के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम था। इसका मकसद था इस भाषा को पूरे प्रदेश में एक मजबूत पहचान देना। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है उसे जानकार साइन बोर्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब नाम के लिए और साइन बोर्ड पर तो भाषा को जगह दे दी, लेकिन उसे असल में कामकाज का हिस्सा बनाने के लिए जो पूरा सिस्टम चाहिए वो बनाया ही नहीं गया। तो ये कानून काम क्यों नहीं कर रहा? वजह कई हैं। सरकारी दफ्तरों का सारा काम आज भी असमिया और अंग्रेजी में ही होता है। सचिवालय में ना तो बोडो भाषा के अफसर है और ना ही टाइपिस्ट। हालात ये हैं कि स्टूडेंट यूनियंस को साइन बोर्ड पर बोडो भाषा में लिखवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अब ऑफिस और कानून से आगे बढ़कर एक और भी ज्यादा गंभीर मोर्चे पर आते हैं, क्लासरूम का संकट। कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था ही इस भाषा को बोलने वाली अगली पीढ़ी के लिए एक खतरा बनती जा रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 35% 2024-25 के एकेडमिक सेशन में बोडो मीडियम स्कूलों में 35% किताबों की कमी थी। सोचकर देखिए, बिना किताबों के बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? और ये तो बस शुरुआत है। बोडोलैंड के सैकड़ों प्राइमरी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। मतलब एक अकेला टीचर क्लास 1 से लेकर 5 तक हर क्लास को हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक नामुमकिन सा काम है। इस पूरे संकट का नतीजा ये होता है कि बोडो माता पिता एक बहुत मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि कई लोग कहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें अंग्रेजी ही चुननी पड़ती है। इससे होता यह है कि बोडो भाषा सिर्फ घरों तक सिमट रही है और क्लासरूम से दूर होती जा रही है। और जो बच्चे जैसे तैसे हाई स्कूल तक पहुंच भी जाते हैं, वो एक साइंस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें होता ये है कि विज्ञान और गणित की किताबों का अंग्रेजी से बोडो में इतना खराब अनुवाद होता है कि मुश्किल विषय समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बच्चों को कंपटीशन में शुरुआत से ही बहुत पीछे कर देता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दफ्तरों और स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और मोर्चा है संस्कृति का, जहां एक तरफ तो कला फल फूल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक हकीकतें उसे पनपने ही नहीं दे रही। बोडो फिल्म इंडस्ट्री को ही लीजिए, वहां एक नया दौर आया है। 2021 में एक फिल्म आई थी, सिजो। ये भूटान में बोडो लोगों पर हुए अत्याचारों की कहानी कहती है और इसने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में ढेरों पुरस्कार जीते। लेकिन विरोधाभास देखिए, इन फिल्म मेकर्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान तो मिल रही है, पर अपने ही बोडोलैंड इलाके में फिल्में दिखाने और कमाई करने के लिए सिनेमा घर ही नहीं है। मतलब दुनिया में वाहवाही, पर अपने घर में ही कोई मंच नहीं। हाँ, एक सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है जो बहुत मजबूत है, दोकुना और अरुणाई की बुनाई इंडस्ट्री, जिसे खास तौर पर महिलाएं चलाती हैं। लेकिन किसी भी भाषा को अगर जिंदा रहना है तो उसे सिर्फ कला की नहीं बल्कि रोजगार की भाषा भी बनना पड़ता है। और यहीं से कहानी में एक उम्मीद भरा मोड़ आता है, इंटरनेट। बोडो को बचाने की लड़ाई अब एक नए डिजिटल मैदान पर लड़ी जा रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बोडो को एक लो रिसोर्स लैंग्वेज माना जाता है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट पर इसका इतना डेटा, मतलब टेक्स्ट और ऑडियो, मौजूद नहीं है कि गूगल ट्रांसलेट या सिरी जैसे AI टूल्स इसे ठीक से सीख पाएं और काम कर सके।
लेकिन बोडो समुदाय इस चुनौती से हार नहीं मान रहा है। वो खुद आगे आए हैं। पुराने साहित्य को डिजिटाइज किया जा रहा है। ईशान और भाषिनी जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स की मदद से ट्रांसलेशन टूल बन रहे हैं और कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स डिजिटल दुनिया में बोडो का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की जो भावना है ना, वो इस एक लाइन में कैद है। अगर सरकार बोडो को साइन बोर्ड पर नहीं लगाएगी तो हम उसे सर्वर पर डाल देंगे। तो संक्षेप में बोडो विरोधाभास के पीछे 3 बड़ी वजह है। 1, सरकारी सुस्ती और कानूनों का अधूरा अमल। 2, शिक्षा व्यवस्था की टूटी हुई चेन, जहां किताबें और शिक्षक दोनों गायब हैं। और 3, अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखने का आर्थिक दबाव। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या भाषाओं को बचाने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी राज्य की सरकारी नौकरियों में वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाए? ये एक ऐसी बहस है जिसका जवाब सिर्फ बोडो नहीं बल्कि भारत की कई और भाषाओं का भविष्य भी तय करेगा।